Friends. Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 12, 2024 and the day is Thursday. तो जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले हम लोग हेडलाइन से शुरुआत करेंगे और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, अब हमारा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रीलिम सेंट्रिक होगा। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी जो प्रीलिम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आप लोग रिविजन करते रहिएगा और इसको कंसाइज भी रखेंगे ताकि जल्दी खत्म हो जाए, तो आप चलते फिरते ऐसे ही सुन लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और रीड कर लीजिएगा, इतना काफी होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहला न्यूज ये है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक्सपैंड किया गया है, यानी इसका विस्तार किया गया है। क्या किया गया है वो हम अंदर डिटेल में देखेंगे। दूसरी न्यूज ये है कि ढाका में जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अंतराल की जो गवर्नमेंट है, जिसको कौन लीड कर रहे हैं, तो मोहम्मद यूनुस जी वो इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने उनकी कैबिनेट ने क्या बोला है कि जो भी इंडियन बिजनेसेस हैं, जैसे कि अदानी ग्रुप एक बिजनेस कर रहा है जो अपने झारखंड ग्रुप से, झारखंड में इनका एक यूनिट है, उससे वो पावर शेयर करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजली शेयर करता है। कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। उस वाली यूनिट पे स्क्रूटिनी होगी, ये लोग बैठ के चेक करेंगे, देखेंगे, क्योंकि जो हमारे रिश्ते शेख हसीना जी के साथ थे वो अलग थे, पर अब यूनुस जी के अंदर ये एक अलग मोड़ लेगा पॉलिटिकली, तो अब उसको देखा जाएगा। इसके अलावा बाकी भी जो इंडियन बिजनेसेस हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया वर्सेस इंडिया विथ बांग्लादेश है, वो सारी जो है वो देखी जाएगी, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी न्यूज ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में द क्वेश्चन ऑफ पावर हैज अनदर एस्पेक्ट दिस टाइम। आपको पता ही है कि जब, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रीलिम के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के, थे मनोज सिन्हा जी हैं, आई एम सॉरी, थे नहीं है, जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने क्या बोला था जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, आपको पता है 370 हटाया गया था, तो उन्होंने बोला था ये पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर में बर्फ और बिजली साथ में दिखेगी। तो आपको पता हो कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ठंड के समय बहुत लंबे लंबे समय के लिए बिजली चली जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन अब क्योंकि असेंबली इलेक्शंस होंगे पहली बार, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस बार जम्मू कश्मीर में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो 3500 मेगावाट है। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी है, इसको अब एक्सपैंड करना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाली चीज एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हम लोग ना इंटरनली जाके अच्छे से डिटेल में देखते हैं न्यूज। तो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहली न्यूज ये है कि कैबिनेट क्लियर्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख फॉर ऑल एजेड 70 ईयर्स एंड अबव। देखो प्रीलिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट, पहली चीज तो ये कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो कब लॉन्च होता है, किस ईयर में, तो ये आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, आपके लिए यही मैं प्रीलिम की चीजें लेकर आई हूँ, किस ईयर में लॉन्च हुआ है, किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुआ है और इसका क्या एम है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में एक लाइन में, बस ज्यादा नहीं, एक लाइन में लिखना। देखो अब क्या इंपॉर्टेंट है ये, अब आपके लिए प्रीलिम में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट बनता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इतने लोगों को मिलेगा और ये कंडीशन है, तो क्या अब वो सही होगा? नहीं, क्योंकि कैबिनेट जो है अब जितने भी लोग 70 साल के ऊपर है उन सबको हेल्थ इंश्योरेंस कवर देगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इनकम लिमिट नहीं है। पहले क्या होता था, देखिए जो ये जन आरोग्य योजना है उसमें पहले ये होता था कि जो भी लोग बॉटम में, मतलब निचले 40%, किस चीज का निचलापन, तो इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिकली 40% लोएस्ट लोग थे, उन लोगों की फैमिली को 5 लाख रुपए का एनुअल कवर मिलता था। ठीक है, हर सालाना 5 साल का एनुअल कवर मिलता था हेल्थ इंश्योरेंस में। ठीक, लेकिन और ये उनके एज के इरिस्पेक्टिव था। अब क्या किया गया, इस स्कीम को हर सीनियर सिटीजन को कर दिया गया जो 70 साल के ऊपर है, चाहे उनका कोई भी इनकम हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो या वो मिडिल क्लास हो, कोई मतलब नहीं होता है। अगर 70 साल के ऊपर है उन सबको मिलेगा ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर। दूसरी चीज ये है कि ये जो है वो, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर उस किसी को हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, जैसे सीजीएचएस कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, ये फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको जरूर लिखना। तो सीजीएचएस जैसे एक स्कीम है, उसमें अगर कोई इंसान को पहले ही मिल रहा है ये इंश्योरेंस, तो वो क्या करेगा ना, वो स्विच कर सकता है इस वाली स्कीम पे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, तो 4.5 करोड़ फैमिलीज जिनको अब ये और बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के बाद से।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग का रेजोनेंस बैच चलता है जो कि कंप्लीट प्रीलिम्स के कोर्स को लेकर आया है। इसमें प्रीलिम सेंट्रिक चीजें बताई जाती हैं, आपको क्या पढ़ना है प्रीलिम में, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अभी आपको पता है एग्जाम काफी नजदीक है, समय भी कम है। क्या होता है ना कि एज अ स्टूडेंट मैं भी समझती हूँ, आपको भी पता होगा, कुछ सब्जेक्ट्स में एक डर रहता है कि शायद ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ या इसमें थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। पर समय कम होने की वजह से हमें डर लगता है कि क्या ये हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसमें हम आपकी मदद करने के लिए रेजोनेंस बैच को लेकर आए हैं। अभी अलग अलग जगह से अलग अलग एग्जाम्स को पढ़ने वाली चीजों से ज्यादा बेटर होगा कि आप फोकस्ड रहें, जो सिर्फ आपको बीपीएससी की चीजें बताए। तो ये हमारा बैच है रेजोनेंस 3.0, और हम ऑलरेडी इसको नॉमिनल कॉस्ट पर ही लेकर आए हैं, लेकिन ये लास्ट ऑफर है जिसमें हम 15% ऑफ दे रहे हैं आप लोगों को। ये देखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए, बच्चों की भी, सारे बच्चों के ऐसे कॉल्स और मैसेजेस को ध्यान में रखते हुए हम ये लास्ट टाइम 15% ऑफ करके दे रहे हैं। इसका अब आप लोग भरपूर फायदा उठाएं और जो भी सब्जेक्ट रह रहा उसको ब्रशअप करें। और ये हमारी तरफ से आपके लिए एक ऑफर है, लिमिटेड है, और जब भी कुछ आपको पूछना हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आखिर में लग जाओ, चूकना नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो कोर्स है वो आपकी मदद कर सकता है, जो कि हमें पूरा यकीन है करेगा, तो प्लीज 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 आप लोग इसमें एनरोल करें। 15% आखिरी बार आपको ये ऑफर मिल रहा है, तो इसको जरूर अवेल करें। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि इफेक्चुएशन ऑफ फंडामेंटल राइट अ कंटिन्यूइंग टास्क, अटॉर्नी जनरल टेल्स एपेक्स कोर्ट। तो देखिए, मैंने कहा था आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए हम लोग इसको सेंट्रिक चीजें लाएंगे। तो ये प्रीलिम सेंट्रिक चीज ये है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने क्या बोला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो अटॉर्नी जनरल इज आर वेंकट रमानी। अटॉर्नी जनरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कौन से आर्टिकल के अंदर ये पोस्ट मिलता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यही सारी चीजें आपकी मदद करेंगी। तो ये अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल के अंदर है, अटॉर्नी जनरल का काम क्या है, ठीक है, ये दो चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी लेजिस्लेशन बनाने से पहले, यानी कोई भी लॉ बनाने से पहले हमें अपनी ड्यूटीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। राइट तो हम सब ध्यान में रखते हैं, मेरी ये राइट है, वो राइट है, पर अपनी ड्यूटी भी तो है कुछ, तो वो ड्यूटी को ध्यान में रखना है। तो अब चलिए, इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटी, रिविजन करने का एक बहाना ही तो चाहिए। तो ये देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A के अंदर है। ये एक कमेटी की रिकमेंडेशन के अंदर तहत बनता है। हमारी एक कमेटी है जिसका नाम है स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी के ने रेकमेंड किया था कि ऐसी कोई ड्यूटी आनी चाहिए जो हम लोग सारे मिल के निभाएं, ठीक है। तब ये फंडामेंटल ड्यूटी आती है 1976 में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होती है आर्टिकल 51A से। अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। हमें अपने राइट्स पता होते हैं, चलिए एक बार अपनी ड्यूटी भी देख लेते हैं। हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है, एंथम की रिस्पेक्ट करना है। दूसरा, हमारे कुछ नेशनल आइडियाल्स है, ठीक है, उनको चेरिश करना है, फॉलो करना है। तीसरी चीज ये कि जो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी है, यानी हमारी जो एकता है, हमारा जो अपना सॉवरेन देश है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, हार्मनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है, वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज को। आपको पता है ना, हमारे इतने सुंदर सुंदर नेशनल हेरिटेज है, ताजमहल ले लो, इंडिया गेट ले लो, या लाल किला ले लो, उसको हम लोग बर्बाद कर देते हैं, जाके पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। वो ऐसी चीजें जिसका कोई मतलब नहीं है, अपने दुनिया भर के प्यार को इजहार उधर ही करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जो हमारा रिच हेरिटेज है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये सारे मॉन्यूमेंट्स, और ये तो उसको भी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। आप देख सकते हैं कितना सही ये ड्यूटी है, हमारे इन्वायरमेंट को भी लेके चल रहा है। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, हमारा एक साइंटिफिक टेम्पर और हमारे अंदर जो इंसानियत है उसको डेवलप करो। इंसानियत मरता जा रहा है, इस इंसानियत को डेवलप करने की जरूरत है। टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, सेफ गार्ड करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, कुछ तोड़ा तोड़ी
नहीं करना, गुस्सा आए तो ये नहीं कि अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी पार्क तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। तो स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की तरफ हमें जो है वो जागरूक रहना है। उसके अलावा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एडुकेशन। आपको पता है जब तक एडुकेशन नहीं मिलेगा किसी भी देश का ग्रोथ नहीं हो सकता, तो ये तो इंडिया ही है। तो ये सारी कुछ चीजें फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। आपको मैंने कमिटी का नाम बता दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है ये बता दी, और फंडामेंटल ड्यूटी बहुत जरूरी है हम लोग के लिए जानना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आपको पता है हमारी बुक है प्रीलिम्स की, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो तर्कश है, करंट अफेयर के देख सकते हैं आप मैगजीन, हिंदी मीडियम के लिए भी है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग चाहे तो जरूर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि वाई मणिपुर इज फार अवे। देखिए ये आर्टिकल मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि देखो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं या फिर क्या होना चाहिए, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर जो है ना वो हमेशा अभी कुछ समय से बहुत ज्यादा ज्वलनशील रह रहा है, यहाँ पे बहुत वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, तो समझना जरूरी है कि मणिपुर है कहाँ, ज्योग्राफिकली समझना जरूरी है, हिस्टोरिकली समझना जरूरी है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं लेकर आऊंगी प्रीलिम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो ये है हमारा मणिपुर, यहाँ सॉरी ये रहा आपका मणिपुर, कौन सी है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ती है मणिपुर। ठीक है, आप देख सकते हैं म्यांमार के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यानी कि म्यांमार में अगर कुछ भी क्राइसिस होता है, जैसे आपको पता है म्यांमार में मिलिट्री कू होता है, मिलिट्री आ गई है, मिलिट्री कू हो चुका है, मिलिट्री आके वहां की जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसको गिरा देती है और खुद जो है वो मिलिट्री राज बना देती है, तो ये हो चुका है अभी म्यांमार में, और इस वजह से म्यांमार के लोग भागने की कोशिश करते हैं, तो वो कहाँ भाग के जाते हैं, मणिपुर में, नागालैंड में, तो इस तरह से मणिपुर जो है वो बॉर्डर एरिया के हिसाब से भी फ्रजाइल है। देख रहे हैं आप कि किसी भी तरह से बॉर्डर एरिया इतना इसे ज्वलनशील नेवर के साथ पड़ोसी के पास है तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। उसके अलावा आप मणिपुर को देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और ये बहुत ही ग्रीनरी वाला इलाका है, बहुत एलिवेशन पे पहाड़ है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा मणिपुर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट है, और जो मणिपुर स्टेट है यहाँ पे ये जो कन्फ्लिक्ट है ये हो क्यों रहा है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये कन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मणिपुर स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वैली और हिल। हिल डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है, वैली डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इम्फाल वैली जो है वो सेंटर में है मणिपुर का। अगर मैं आपसे कैपिटल पूछूं तो क्या है मणिपुर का कैपिटल, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, है ना। एक चीज तो है, बहुत बच्चों को आज भी नॉर्थ ईस्ट के सारे 7 सिस्टर्स है ना, वो सातों सिस्टर्स के कैपिटल नहीं आते, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इसमें पीछे चुके, तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों से पूछने पर वो नहीं बता पाते हैं, तो इतने आपकी जिम्मेदारी है कि अपने देश को समझे। तो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है, तो इम्फाल वैली जो है वो बीच में, ये देख सकते हैं आप, ये सेंटर में है और ये हिल्स से सराउंडेड है, यहाँ पूरे हिल्स हैं। 4 हाईवे हैं जो कि एक्सेस पॉइंट की तरह काम करते हैं, वो लाइफलाइन है स्टेट की, हाईवे को हिल से कनेक्ट करी, हिल को हाईवे से कनेक्ट करी है। अब अगर हम लोग जो है वो कम्युनिटी और सोशल स्ट्रक्चर देखें मणिपुर का, तो सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि मणिपुर में 10% जो लैंड मास है वो नॉन ट्राइबल लोग से डोमिनेटेड है, जिसको मेती बोलते हैं। ठीक है, नॉन ट्राइबल मेती, नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है मेती, ये 10% है, और ये मेती कम्युनिटी 10% होने के बावजूद वैली में पाए जाते हैं मेती लोग, ठीक है, हिल्स में नहीं, हिल्स में आपको ट्राइबल लोग मिलेंगे। मेती जो है वो 64% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इतना उनका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 64%, आप सोच सकते हैं बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। और इसमें ये 60 इसमें मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, तो उसमें से 40 जो है वो मेती कम्युनिटी के होते हैं, तो जिसके पास पॉलिटिकल पावर है ना उसी के पास रियल पावर होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि उसको जनता चुन के भेजती है। ये वैली जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सी है, तो वैली के डिस्ट्रिक्ट हैं आपके थौबाल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं थौबाल, उसके बाद बिशुपुर, ठीक है, बिष्णुपुर के बाद है काकचांग, ये सारी वैली वाला एरिया काकचांग, उसके बाद आपके ईस्ट इम्फाल, मतलब ये जो है वो वैली, इसके अलावा ये सब हिल वाला एरिया है। हिल वाले एरिया में आपको मिलते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन मिलती है, तो ट्राइबल मिलती है हिल्स में, ठीक। तो ट्राइबल पॉपुलेशन में कुकी है, ठीक है, जोमा है, नागा है, ये सारे ट्राइब्स आपको मिलते हैं कहाँ पे, तो हिल्स में मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ट्राइबल की पॉपुलेशन तो ज्यादा है, पॉपुलेशन इनकी बहुत ज्यादा है, पर इनका जो
रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, और इस वजह से होती है यहाँ पे लड़ाई, और यही लड़ाई चलती आ रही है। जो आपका मणिपुर है वो एक किंगडम था, कांगलियापाक इस नाम से एक किंगडम था मणिपुर का, जिसको रूल करता था निंगथौजा डायनेस्टी। आई एम सॉरी अगर मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, पर आप समझ ही सकते हैं। तो ये वाली किंगडम थी। तो अब ये किंगडम आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, और ये डायनेस्टी भी याद रखनी है। अगर एग्जाम में आपके आ जाता है कांगलेपाक किंगडम किस स्टेट से रिलेटेड है, तो मणिपुर। निंगथौजा डायनेस्टी किससे रिलेटेड है, मणिपुर। हमारे पास है, बिहार से कितना पास पड़ता है, तो क्या पता अब नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आपको बता दूं, यूएस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है जो मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल डिबेट होते हैं। अगर दो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है ना, वो साथ में डिबेट करता है, ठीक है, और डिबेट करके वो लोग वहां पे डिबेट को जीतने की कोशिश करते हैं। अभी इंडिया में ये हो सकता है, आप सोच के देखिए, हमारे ऑपोजिशन और हमारी रूलिंग पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया में तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो दोनों पार्लियामेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बैठ के ऐसे डिबेट करें, कितना मजा आएगा। पर इंडिया में हो ही नहीं सकता, पर यूएस में होता है। तो कमला हैरिस जो कि प्रेसिडेंट रिपब्लिकन राइवल डोनाल्ड ट्रंप, आपको बता दूं कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है और डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन। दो पार्टी है यूएस में। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यूएस में दो पार्टी सिस्टम है, एक है आपका डेमोक्रेटिक और दूसरा है आपका रिपब्लिक, ठीक है। अब ये दोनों के कैंडिडेट खड़े करते हैं ये लोग, और वो कैंडिडेट जीतता है दोनों में से, जो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे ऑब्वियसली। तो डेमोक्रेटिक की इस बार कैंडिडेट है कमला हैरिस। कमला हैरिस आपको पता ही होगा, ये अफ्रीकन इंडियन है, ठीक है, हाफ अफ्रीकन हाफ इंडियन। और रिपब्लिक के हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप जी, उनको तो कौन नहीं जानता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो इस बारी खड़े हो रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, ठीक। वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया में पार्लियामेंट्री है, यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो प्रेसिडेंट हेड होता है, ठीक, प्रेसिडेंट हेड होता है, रियल हेड, इंडिया की तरह नॉमिनल नहीं, रियल हेड। तो इन लोगों का ना डिबेट सिस्टम है यूएस में। तो इन लोग जो है ना, कल एक डिबेट होती है ट्यूसडे को, ठीक है। एबीसी जो न्यूज चैनल है वो इसको डिबेट करवाती है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। पर आप लोग को अगर थोड़ा सा टाइम मिले ना, थोड़ा सा पढ़ाई के बीच में से थोड़ा बोर हो रहे हैं रिविजन के बीच में, तो ये वाली डिबेट देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें कमला हैरिस ने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही स्मार्टली जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको गुस्सा दिला दिया, उनसे ऐसे स्टेटमेंट्स निकलवा दिए जो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं गेटिंग अंडर द स्किन, किसी के दिमाग में घुस जाना, उसको उसको बिल्कुल उसको गुस्से में। जब भी आप डिबेट करते हो ना, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखना है, आपको पॉइंट्स देनी है, गुस्सा नहीं होना है। पर कुछ जैसे बचपन में हम होते थे, गुस्सा कर जाते थे, गुस्सा नहीं करना। तो इस डिबेट को बहुत ही अच्छे तरीके से कमला हैरिस जी ने अपनी तरफ ले लिया और ट्रंप को कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में वो ले आए। और फिर भी ट्रंप बाहर निकल कर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा। और इन्होंने कमला हैरिस ने बोला वो फिर से रेडी है डिबेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद ही अब दोबारा डिबेट करें। तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट भी कमला हैरिस को सपोर्ट करी है यूएस में। और टेलर स्विफ्ट है कौन, अब क्यों मैंने टेलर स्विफ्ट का नाम लिया, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं लेती आपके प्रीलिम्स के लिए। टेलर स्विफ्ट जो है वो ग्रैमी विनर है, ठीक है। तो ग्रैमी विनर है, इनको ये म्यूजिक के लिए मिलता है ये ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। और ये जो है वो मोस्ट ग्रैमी विनर है, तो ये इनको बहुत ज्यादा ग्रैमी विनर मिली है, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं बट वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ज्यादा ग्रैमी विनर है। बहुत अच्छी सिंगर है, वहां की बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा ग्रैमी किसको मिला है, तो सबसे ज्यादा ग्रैमी मिला है वहीं की एक फेमस सिंगर है बियोंसे को, ठीक है। तो ये ग्रैमी अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अवार्ड सेक्शंस में, तो इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। तो ये जो है, और लास्ट न्यूज आपके लिए ये है कि 40% ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज वाइटल इज अनप्रोटेक्टेड। एक साइंटिफिक रिसर्च में ये बोला गया है, तो अमेजोन में 40% एरिया है जो कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है। 60% जिसको मिली है वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया जाए तो ये एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। कल मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा था कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्या है, तो अब आज आप लोग मुझे आपने बता तो दिया कि क्या है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने देखा। अब आप लोग ये बताए कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में अमेजोन है कि नहीं है, ठीक है या नहीं, इज अमेजोन देयर और नॉट।
ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अमेजोन के बारे में अब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो अमेजोन रिवर बह रही होती है, उसी के आसपास एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया, उसको अमेजोन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही एंडेमिकली रिच है, बायोडाइवर्सिटी रिच है, इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं इसको, ठीक। अब इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से ये है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट कौन कौन सी जो है साउथ अमेरिका में है, ये तो आपको बता ही दूं मैं। साउथ अमेरिका में तो कौन कौन से साउथ अमेरिकन कंट्रीज से इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है, अमेजोन का, तो वो अब हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना, ब्राजील, बोलिविया, पेरू। तो अब याद कैसे रहेगा किस किस से रहता है? जब आपको ये याद रहेगा किससे नहीं रहता, ये एक हैक होता है याद करना। तो याद रख लीजिए आप लोग कि इक्वाडोर एंड चिली, इक्वाडोर एंड चिली, इसको मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, इक्वाडोर एंड चिली, यही दो कंट्रीज हैं दैट डू नॉट बॉर्डर, ठीक है। ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी, मैं अभी आपको बताती हूँ। इक्वाडोर नहीं है, चिली तो मुझे याद था, मैं कंफ्यूज हो गई। चिली एंड अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना जो है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन का पार्ट नहीं, ठीक है। तो अमेजोन बेसिन का क्या पार्ट है वो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर जो नहीं है, नॉट अ पार्ट, वो आपके लिए याद रखना ज्यादा आसान है। तो जो नॉट अ पार्ट है उसको आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। तो अमेजोन बेसिन में चिली और अर्जेंटीना नहीं पार्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज थी। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का रिवीजन है। देखिए आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में आज मैं रिवीजन का पूछी है, पिछले क्लास का क्वेश्चन है, तो अब ये भी पता चल जाएगा आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। ये इसका क्वेश्चन का आप आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो है उसका आंसर था मोरे। तो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, मोरे रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। और किसी ने कमेंट सेक्शन में ये भी बताया कि मोरे डार्लिंगटन को व्हीट बास्केट भी बोलते हैं, तो वो भी बहुत ही सही चीज बताई इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग प्लीज इसको रीड करें, पढ़ते रहें, एंड आई होप आप लोग से हम आगे भी मिलेंगे। और जिनको भी अपनी रिवीजन, अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम काफी नजदीक है, वो हमारे रेजोनेंस बैच को ज्वाइन करें, एंड वी अश्योर यू कि आप लोगों का ये प्रीलिम्स तो हम रुकने नहीं देंगे। और अपने अपने एंड पे आप लोग रिवीजन करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।